हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जो हमारी पहली न्यूज आज आ रही है दैट इज ऑन दी वेरी फ्रंट पेज। 45,000 का केन बेतवा जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, उसकी फाउंडेशन स्टोन को लेआउट किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, और ये पूरी की पूरी न्यूज उसी के एस्पेक्ट में है, राइट। तो आपके लिए यहाँ से ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत टाइम से ये प्रोजेक्ट न्यूज में चल रहा था। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, मतलब एक ऐसी रिवर जहाँ पर फ्लड जो है या फ्लो जो है वो ज़्यादा है, उससे कैनाल के थ्रू वाटर दूसरी रिवर के अंदर ट्रांसफर करना ताकि उस रीजन को प्रॉस्पेरस बनाया जाए, उसके रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि केन और बेतवा दोनों ही रिवर्स आपकी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो ऑल टुगेदर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो पूरा का पूरा गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम, ये सारा का सारा आपका न्यूज में आ चुका है। और ऐसा कोई पेपर बना नहीं है आज तक जब यूपीएससी ने रिवर सिस्टम से क्वेश्चन ना पूछा हो। ऑलराइट, और इस प्रोजेक्ट के चलते ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसके हर एक एस्पेक्ट को टच कर लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्लियर है जी? तो यहाँ पर आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले इन रिवर्स की लोकेशन आप अपने एटलिस्ट पे आज जाकर मार्क कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि केन रिवर है जो पन्ना टाइगर रिजर्व से क्रॉस करती है, और केन रिवर से ही जो पानी है बहकर बेतवा रिवर में छोड़ा जाएगा थ्रू अ कैनाल, और उसके लिए एक डैम भी आपकी जो है वो बनने वाली है, दैट इज योर दोधन डैम। ठीक है, जो आपकी हाइड्रो पावर जनरेशन में भी काम करेगी और ये पूरा का पूरा फ्लो भी मेंटेन करेगी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कंसर्न्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने अभी बताया आपको कि पन्ना टाइगर रिजर्व से पास हो रहा है, वहीं पर ये डैम बनने वाली है, और इस सब चलते बहुत सारे ट्रीज, लगभग 25 लाख ट्रीज के आसपास की फेल डाउन होने की आशंका मानी जा रही है। तो इस वजह से भी ये जो एनवायरमेंटलिस्ट व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए, उसको लेके ये प्रोजेक्ट बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है हमेशा से। ठीक है, 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसके साथ ही ओमकारेश्वर में यहाँ पर आपके लिए एक जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दी गई है, वो भी आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आपको ये थोड़ी सी चीजें देखनी है। बुंदेलखंड रीजन जो आपका मालवा प्लेट्यू है, बुंदेलखंड है, बागेलखंड है, छोटा नागपुर है, जो आपका सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर जो प्लेट्यू रीजन है वो इंपॉर्टेंट हो गया है, रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आज अच्छे से अपना एटलस उठा लीजिए और एटलस पे अपनी ये सारी लोकेशंस को बहुत अच्छे से प्रिसाइजली मार्क करते हुए इस पूरे रीजन को अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। राइट, इस साल के प्रीलिम्स में ही रिवर सिस्टम को अलोंग विद द रीजन उसने पूछा है, और ऐसा रिपीट हो सकता है बिकॉज चीजें न्यूज में आ गई हैं। ठीक है जी, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डाटा इस वक्त निकलने वाला है इस पर्टिकुलर न्यूज से। आपको पूरा रिवर सिस्टम याद करना है, लोकेशंस याद करनी है, बुंदेलखंड, बागेलखंड, पूरा रीजन याद रखिए। यहाँ पर जो वाटर ट्रांसफर है वो केन से बेतवा रिवर में है। स्टेट्स इन्वॉल्व है, एमपी स्टेट है, यूपी स्टेट है, रिवर सिस्टम है, यमुना है, गंगा है, राइट। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और इसे प्रिसाइजली आप अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद जो हमारी अगली न्यूज चलकर आ रही है दैट इज फ्रॉम दिस पेज। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो कल हमारा गुड गवर्नेंस डे था, इन द मेमोरी ऑफ 100th एनिवर्सरी थी कल हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उन्हीं की मेमोरी में इंडिया जो है गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करता है ऑन December 25। एंड वर्ल्ड पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग इवेंट्स हुए हैं उनको मेमोराइज करने के लिए उनकी मेमोरी के अंदर, जिसमें से जो ये प्रोजेक्ट लिंकिंग वाला था ये भी उसी में से एक था, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हीं को याद करते हुए चीजें कही हैं और बोली हैं। ठीक है जी, तो ये वाला जो आर्टिकल है ये भी उसी से रिलेटेड है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो उनके स्टेक था, जिस तरीके से उन्होंने चीजें हैंडल की, वो सब आप ये पॉलिटिकल न्यूज ना भी देखें तो भी चल जाएगा, राइट। उसके बाद एक आर्टिकल आ रहा है, बिकॉज टुडे इज 26th December एंड इट एनमार्क्स 20-year एनिवर्सरी ऑफ 26 December 2004 सुनामी, राइट।
एक ऐसा इंसिडेंट जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, सुनामी, जिसने लगभग 13 कंट्रीज को अफेक्ट किया था, लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, डिस्प्लेस हुए थे। तो दैट वाज द मेजर इम्पैक्ट ब्लो बैक इन 2004 और उसको 20 साल पूरे हो चुके हैं। उससे रिलेटेड आज के पेपर में 2-3 आर्टिकल्स आए हैं, सबको क्लब अप करके हम एक जगह इसको पढ़ने वाले हैं साइंस पेज के ऊपर, जहां इसका साइंटिफिक अप्रोच आपको दिया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल आपका बेसिकली उसी से रिलेटेड है। वी विल डिस्कस दिस आर्टिकल अलोंग विद दैट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो बात की गई है वो 0 विलेजेस की बात की गई है, जो 0 लेवल एरिया पे थे, जिनको डिस्प्लेस हुआ था, उनको ये इंश्योर किया गया था कि आपकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी या आपको फिर से रीस्ट्रक्चर करने में, रीस्टैब्लिश करने में मदद की जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये उनकी क्लेमेंट्स हैं। ये आर्टिकल उस चीज़ से रिलेटेड है, हमें मुद्दा समझना है। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे न्यूज़ निकल के आ रही है, दैट इज़ फ्रॉम पेज नंबर दिस वन, पोलावरम और अमरावती प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दैट पॉलिटिकल चीज़ें, लेकिन आपके लिए दोनों प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अमरावती प्रोजेक्ट एंड पोलावरम प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको याद रखना है जो अमरावती प्रोजेक्ट है, देखिए इससे रिलेटेड हमने अभी पढ़ा था, $800 मिलियन की जो एक एड है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी, वर्ल्ड बैंक भी इसमें इन्वेस्ट करने वाला है। दैट इज टू डेवलप दी सेकेंड कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, अमरावती। ठीक है, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड बात यहाँ पर की जा रही है। और जो पोलावरम प्रोजेक्ट है, इट इज अगेन रिलेटेड टू योर रिवर सिस्टम इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ये एक और, दैट इज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ऊपर की बात करें तो यमुना की जो 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, अभी पढ़ के आ रहे हैं, केन और बेतवा, गोदावरी कृष्णा, यमुना की चंबल काली सिंध, उनकी भी इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। तो पूरे इंडिया के अंदर आपका रिवर सिस्टम जो है वो बहुत क्रूशियल स्टेज पे है। तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि इस बार के प्रीलिम्स में आप बहुत ही ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि आप रिवर सिस्टम से रिलेटेड इंटरलिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर फ्रेम हो सकता है। ठीक है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। तो ये आपको बहुत ही अच्छे एस्पेक्ट से तैयार कर लेना है अपने लिए। गोदावरी और कृष्णा के इंटरलिंकिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है आपका पोलावरम प्रोजेक्ट। ठीक है, जो स्पेसिफिकली इरिगेशन से रिलेटेड है। इसके अंदर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स और महाराष्ट्र इन्वॉल्व हैं। एंड अमरावती जो प्रोजेक्ट है दैट इज रिलेटेड टू योर कैपिटल सिटी अमरावती की डेवलपमेंट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड बात करने के लिए यहाँ पे ये दोनों डिग्नेटरीज मिले हैं। क्लियर हो गया जी? ठीक है, तो ये आपको एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेना है अपने लिए। उसके बाद आज की न्यूज़पेपर से जो अगली न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ रही है, दैट इज फ्रॉम हेयर, म्यांमार बॉर्डर के साथ। देखिए इस आर्टिकल के अंदर आपके लिए बहुत कुछ है जो आपको मार्क करके रख लेना है, अपने पास लिख लेना है। सबसे पहले तो आप स्टेट्स लिखेंगे, यहाँ पर भी दिया गया है 1643 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है हमारा म्यांमार के साथ। किस किस स्टेट के साथ हमारी बाउंड्री शेयर हो रही है और उस स्टेट में किसके साथ कितनी है। देखिए अरुणाचल प्रदेश के साथ दिया गया है 520 किलोमीटर्स, देन नागालैंड 215, मणिपुर 398, मिजोरम 510। इस तरीके के आर्टिकल्स आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां इतनी पिक्चराइज डिटेल्स आपको मिलती हैं, राइट। तो जब कभी ऐसे आर्टिकल्स आए आपको यहां से अपने लिए क्वालिटी कंटेंट इकट्ठा कर लेना है ताकि आप अपने नोट्स को एनहांस कर सके। ये चीज़ आप अपने साथ ध्यान रखिए, बिकॉज म्यांमार न्यूज़ में है तो वो ये भी पूछ सकता है कि हमारे बॉर्डर स्टेट्स में से किसके साथ म्यांमार सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है, इसीलिए ये स्टैट्स बोल रही हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ से पता भी लग रहा है अरुणाचल प्रदेश के साथ दैट इज 520 किलोमीटर आपका शेयर करता है। नाउ लेट्स टेक अ लुक कि बात क्या है, किस बारे में बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है एफएमआर के बारे में, दैट इज योर फ्री मूवमेंट रिजीम। ठीक है, सेंटर ने अनाउंस कर दिया था फेब के आसपास कि फ्री मूवमेंट रिजीम जो है म्यांमार बॉर्डर के अलोंग हम उसे हटा रहे हैं, वी आर स्क्रैपिंग इट डाउन। ठीक है, लेकिन अभी फॉर्मली वो चीज़ नहीं हुई है। अब यहाँ पर उस चीज़ को फॉर्मलाइज करने की बात हो रही है जिसमें जो लगभग आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया के भी लोग हैं जो बॉर्डर के बिल्कुल साथ वाले, जिनकी लैंड्स एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, उनके लिए भी नए रूल्स आए हैं। तो ये सब क्लब आउट करके एक साथ ही ये सब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर आपको ये चीज़ समझनी है कि किस तरीके से, देखिए एफएमआर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1968 से ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आई जब आपकी जो लिमिट है आइदर साइड फैमिलियल और एथनिक टाइज थे,
ठीक है। तो टेरिटोरियल फ्री मूवमेंट उस टाइम पे 40 किलोमीटर के आसपास थी, फिर इसको 16 किलोमीटर कर दिया गया और फिर बाद में जाके इसको और ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया था। अब लगभग 10 किलोमीटर के आसपास इसको कर दिया गया था, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि एक बॉर्डर पास दिया जाता है, जो भी कोई इंडिया से म्यांमार या म्यांमार से इंडिया आता है 7 डेज का उनको परमिट मिलता है बॉर्डर पास। और उसके अंदर पूरा प्रोसीजर इस आर्टिकल में आपको समझाया गया है कि जो हमारी असम राइफल्स हैं वो हमारी टुकड़ी है जो इसको क्या करती है, पूरे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा गया है 8 पायलट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ से एंट्री और एग्जिट पॉसिबल है, कहीं और से आप नहीं जा सकते हैं। अगेन इसके अंदर लिखा गया है कि आपकी असम राइफल्स क्या करेंगी, दे विल एंट्री के लिए होगा क्या, रिपोर्ट दी जाएगी बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए, फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा, उसके साथ पोर्टल के ऊपर सब कुछ लॉन्च हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर इंसान इतने दिनों के लिए आ रहा है। जब आप उस एंट्री पॉइंट से एंट्री ले लेंगे उसी एंट्री पॉइंट पर आपको वो बॉर्डर पास अपना सबमिट करा के वापस देके जाना है, ठीक है, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। तो ये इस तरीके की आपकी क्या है, दैट इज फ्री मूवमेंट जो रिजीम था कि आप आसानी से घूम सकते हैं, उसको कंसील किया गया है। बिकॉज ये चीज़ हम पढ़ भी रहे हैं कि यहाँ पर जो बढ़ रही है इन्फिल्ट्रेशन कुकीज़ और मीती ट्राइब के चलते, उसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके चलते ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल से कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो बहुत प्रिसाइज है, चाहे वो असम राइफल से रिलेटेड हो, पूरे प्रोसीजर से रिलेटेड हो, म्यांमार के साथ हमारे बॉर्डरिंग स्टेट से रिलेटेड हो। दीज आर वेरी क्रूशियल की पॉइंट्स जो आपको आज अपने लिए लिख लेने हैं एक बार, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो हमारा आर्टिकल आ रहा है आज इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्रॉम ऑलराइट नेक्स्ट पेज। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रॉम पेज दिस, जहां पर इंडिया के मैरीटाइम नेशन के प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात की गई है कि भारत आने वाले कुछ सालों में किस तरीके से देख रहा है अपने मैरीटाइम सेक्टर को, राइट। इस आर्टिकल के अंदर भी आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही हैं। जैसे लेट मी स्टार्ट, सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस, वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया 139 कंट्रीज़ में से 54 से 38 पे आया है पिछले 10 सालों में, जिसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। मतलब जहाँ पर टर्म्स यूज़ की गई है कि अगर आप एक टाइम देखते हैं ड्वेल टाइम, ठीक है, कंटेनर का ड्वेल टाइम मतलब एक कार्गो शिप अपने टर्मिनल पर, पोर्ट पर कितना टाइम लेता है मूव आउट होने से पहले, वो चीज़, राइट। उसके बाद हमारा ये 3 दिन के आसपास है जो बाकी कंट्रीज की कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है। आफ्टर दैट देर इज अ राउंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ शिप टू अनलोड इट्स कार्गो एंड डिपार्ट, कि कितने टाइम में आप अपने कार्गो को खाली करके जा रहे हैं, वो लगभग 0.9 डेज है। मतलब एक दिन से भी कम समय के अंदर हमारे यहाँ पर कार्गो शिप खाली होके चला जाता है, जो बहुत अच्छा है कंपेरेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो ये रिकॉर्ड जो आपके लिए हैं ये बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है। अगेन आप जो इसे बहुत एथिकली अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर दे सेइंग कि हम वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं किस सेक्टर के अंदर, हम शिप बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन शिप रिपेयर, शिप साइकिलिंग, हर चीज से रिलेटेड हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट आई है आपके लिए, देखिए सी, इस तरीके से यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पर आपको सारे वर्टिकल्स मिल जाएंगे। टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर वी हैव टू डेवलप वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर बात की गई है कि हम पोर्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, कार्गो हैंडलिंग, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग, ऑल काइंड ऑफ क्रूज भी सब टाइप के बताए हैं। ओशियन क्रूज हुआ, कोस्टल क्रूज हुआ, रिवर क्रूज हुआ, वाटरवेज हुए, एक्सिम दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड जितना भी है, मतलब हर लेवल पर हम अपने मैरीटाइम सेक्टर को क्या करना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज में हम पीछे नहीं हटना चाह रहे, ठीक है। अब इसके अंदर वो बता रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने बोला कि 200 लाइट हाउस है इंडिया के पास, एंड नाउ टूरिज्म भी उन्होंने बताया। देखिए कि 2014 से पहले जो टूरिस्ट फुटफॉल था वो सिर्फ 4.34 लाख था, बट बाय नाउ इट इज 16.19 लाख, मतलब 10 सालों में लगभग 273% का ग्रोथ देखा गया है। क्लियर है? तो ये सारे जो स्टेटिस्टिक्स है ना, ये ऑफिशियल हैं,
तो ये आप बड़े ही इजीली अपने आंसर्स में लिख सकते हो, इससे आपको एक प्रॉपर ब्रॉडवे मिल जाएगा, दैट इज जीएस पेपर 3 इकोनॉमी वाटरवे वगैरह सब जहां आता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह, वहां पे आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक हेरिटेज म्यूजियम के बारे में बात की गई है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, जो हमारा लोथल के अंदर बन रहा है, जिसके अंदर कहा गया है गुजरात में, दैट इज क्योंकि लोथल को एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ का सबसे पुराना डॉकयार्ड माना जाता है, ठीक है। तो क्योंकि वहां पर हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन के भी रिमेन्स और उस तरीके की एविडेंसेस भी मिले हैं, दैट इज वाई ये हेरिटेज म्यूजियम वहां पर बनाया जा रहा है, और ये वर्ल्ड क्लास होने वाला है, मतलब वर्ल्ड में वन ऑफ इट्स काइंड होने वाला है, जहां पे रिसर्च भी होगी, टूरिज्म भी होगा, हर तरीके से ये डेवलप होगा। 2029 तक इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की आशंका बताई जा रही है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि फर्स्ट फेज विद इन 2025 स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो अब देखिए इस चीज से रिलेटेड, मतलब इस पूरे आर्टिकल से जब आप ऑफिशियल ऑथेंटिकेटेड टर्म्स लेके आएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ है जो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस आर्टिकल को आपको बहुत ध्यान से प्रिसाइजली पढ़ना है, रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम सेक्टर ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया जी, ठीक है। देखिए अब फिर से यहाँ पर भी केन बेतवा से रिलेटेड है, आज के पेपर में 2-3 जगह ये चीज आई है, राइट। कहाँ इस आर्टिकल के अंदर जो ऑपोजिशन है उन्होंने करंट गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि आपकी वॉक एंड टॉक आर डिफरेंट, मतलब जो आप बोल रहे हैं और जिस तरीके से आप चल रहे हैं, कर रहे हैं, वो चीज़ें अलग हैं, बिकॉज एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बहुत दिक्कत देने वाला है। ऑलराइट, एंड इसके अंदर और भी 2-3 क्लेम्स हैं, वो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट आप इसको ओवरऑल जब आपके एडिटोरियल्स के थ्रू ये पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स, उसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स आपको पता होने चाहिए। क्लियर है जी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है आज के पेपर में, दैट इज रिलेटेड टू दिस पेज। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा आज 26 दिसंबर को 20 साल हो चुके हैं 2004 की आई हुई सुनामी को रिलेटेड, विच वॉज ओरिजिन, जिसका जो है सुमात्रा आइलैंड्स इंडोनेशिया के वहां से ओरिजिन था, सुंडा प्लेट के पास से, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में इस पूरे के पूरे आपके इस आर्टिकल के फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि ये जो पूरा का पूरा अर्थक्वेक था ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। अर्थक्वेक था एक 9.1 रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दे सेड कि जहां पर आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बर्मा प्लेट के साथ कंसाइड कर रही है, दैट इज योर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, सॉरी योर प्लेट टेक्टोनिक्स का रोल जहां आ जाता है, वहां पर ये बात हुई है कि यहां से जो क्रेटर जो ये बना था, फॉल्ट लाइन बनी, इस फॉल्ट लाइन ने आसपास की 13 कंट्रीज को हिट किया। उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए, इट वॉज इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, और स्वीयर डिस्ट्रक्शन मचाई है इसने नॉर्थ अंडमान के अंदर, निकोबार एंड अंडमान एंड निकोबार, और आपके इंडोनेशियन आइलैंड्स के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए फिगर दिया गया है कि 2,27,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 1.7 मिलियन के आसपास डिस्प्लेस कर दिए गए थे। अब ये हो गई उस टाइम के क्रेडेंशियल्स की क्या चीज़ें हुई, इवेंट क्या था। नाउ उससे हमने सीखा क्या, वो चीज कहां पर आई है, वो इस आर्टिकल के अंदर बड़े ही अच्छे से बताई गई है कि इस सुनामी ने साइंस को कंप्लीटली चेंज कर दिया था, बिकॉज ऐसा कुछ भी पहले नहीं देखा गया था। उसके बाद साइंटिस्ट जो हैं वो एक अलग लेवल पर रिसर्च करने लगे। स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया गया था यहाँ पर 2 डिजास्टर्स और बताए गए हैं, एक जापान का बताया गया है और एक यूएसए का, जहां पर इतनी ही मैग्नीट्यूड का कुछ आया था। और फुकुशियामा दियाची न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर भी आपका क्या हो गया था, वेव्स जो है वो चली गई थी और वहां से लीकिंग हो गई थी रिएक्टर्स में से, ठीक है, वहां से रिएक्टर से केमिकल्स लीक हो गए थे, जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि जो टॉक्सिन्स हैं वो आपके फ्लड आउट हो गए थे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इस आर्टिकल के अंदर आपको क्या बताया गया है कि 2004 की सुनामी के बाद भारत के अंदर स्पेसिफिकली क्या बॉडी आपके सामने आई निकलकर, दैट इज हेयर इट इज गिवन। देखिए इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर एस्टैब्लिश हुआ 2007 में, ठीक है, जो स्पेसिफिकली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की ग्रांट के हिसाब से चलता है, और ये वन ऑफ इट्स काइंड है
अमंग द टॉप नेशन लीग्स के अंदर है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास है, यूएसए के पास है, जापान के पास है, उनमें से भारत एक है जो इतना अर्ली वार्निंग, मतलब विद इन 10 मिनट्स आप बता देते हो कि आपका अर्थक्वेक आया है और किस लेवल की वेव्स ओरिजिनेट कर सकता है और किस लेवल की सुनामी आने वाली है। ठीक है, इतना एडवांस लेवल का आपका रिसर्च सिस्टम है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद इस आर्टिकल के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं दैट इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट केस स्टडीज़ की अगर इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सी हेयर इट इज़ गिवन कि अगर उस टाइम पे हमारा जैसे फ्यूकुशियामा से रिलेटेड अगर जो 2011 का तोहोकू अर्थक्वेक था उसने वर्ल्ड और इंडिया को बताया कि न्यूक्लियर डिजास्टर भी हो सकता है ड्यू टू दिस। नाउ व्हाट इफ अगर हमारे यहाँ पर जो योर कार निकोबार से रिलेटेड जो हमारा न्यूक्लियर सेटअप है, अगर वहां पर दैट इज कलापक्कम के अंदर अगर हमारा देखिए ये दिया गया है, कलापक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर अगर जायंट वेव्स चली जाती तो हमारे यहाँ भी अर्थक्वेक डिजास्टर तो था ही, सुनामी डिजास्टर तो था ही, वो न्यूक्लियर डिजास्टर भी बन जाता जिसके कंसिक्वेंसेस और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते थे। ठीक है जी, तो इस पूरे आर्टिकल के अंदर आपको साइंटिफिक डिटेल्स बताई गई हैं कि किस तरीके से साइंटिस्ट अब ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरीके से एक और सेगमेंट जो यहाँ पर दिया गया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेस लाइन के बारे में बात की गई है दैट इज रिलेटेड टू हेयर टेक्टोनिक से रिलेटेड कि एक क्रिटिकल स्ट्रेन रिलेटेड एरिया होता है जहां पर पूरी की पूरी एक्यूमुलेशन हो जाती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक इरप्ट होता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ उस टाइम पे देखा गया था फॉल्ट लाइन के अलोंग। तो अब जरूरत है कि इस पिक्चर को और ज्यादा क्लियरली समझा जाए। ठीक है, कि किस तरीके से प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है माइनर लेवल पे भी, बिकॉज वो फॉल्ट लाइन को कितना आप अमेलगमेट कर पा रहे हैं वो चीज़ देखने लायक रहती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लेबोरेटरी स्टडीज ने ये भी बताया है कि आपके साउथ अंडमान के बिफोर द अर्थक्वेक अ साइलेंट इवेंट इस मैग्नीट्यूड का आया था, लेकिन उसको इतना सीरियसली समझा नहीं गया, प्रिकर्सर फोल्ड लाइन को नहीं मापा गया, इस वजह से ये इवेंट इतना ज़्यादा बड़ा खतरनाक साबित हुआ है। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल इसी चीज से रिलेटेड है। एंड देयर इज ऑल्सो, देखिए यहाँ पर एक और चीज बताई गई है कि ऐसी ही एक प्रॉब्लम आ सकती है मकरान कोस्ट के अलोंग, जो आपकी ईरान और पाकिस्तान के अलोंग है, अरेबियन सी के पास, जहां से इंडियन ओशियन के अंदर फिर से हो सकता है और वो हमारे वेस्ट ऑफ योर इंडिया को पूरा हैम्पर कर सकता है, बिकॉज इसने ईस्ट इंडिया की तरफ जो आपका तमिलनाडु, चेन्नई, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये वाला जगह हैं इनको हैम्पर किया था। ठीक है, और इस साइड पे अगर आएगा तो बॉम्बे जहां पर ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सब आपके हाई जोन मतलब हाई रिस्क जोन के अंदर बैठे हैं। अगर मकरान कोस्ट के अलोंग कोई ऐसा अर्थक्वेक आता है और अरेबियन सी के अंदर उसका इन्फ्लुएंस देखा गया। ठीक है जी, तो ये पूरा आर्टिकल आपको साइंटिफिक स्टडी बता रहा है 2004 की सुनामी के बाद की डेवलपमेंट्स के बारे में कि किस तरीके से चीजें देखी जा रही हैं, कैसे कंट्रोल की जा सकती हैं और क्या उस इवेंट में हुआ था। तो देखिए, जो वो इवेंट था वो आप केस स्टडी के रूप में यूज कर सकते हैं, जो एडवांसमेंट्स हैं वो आप बेटरमेंट की तरफ यूज कर सकते हैं, और जो किया जा सकता है या प्रोबेबल थ्रेट्स हैं वो भी आप बड़ी आसानी से अपने पेपर में अपनी केस स्टडी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है दैट इज इन टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट। इंडिया यूएसए चाइना का एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस इट इज इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल आया है विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, जहां पर ये कहा गया है कि 16 ईयर से छोटे जो बच्चे हैं उनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका अकाउंट नहीं होना चाहिए। रीज़न ये बताया गया है कि आप जितना ज़्यादा ऑनलाइन डोमेन से अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, एक पर्टिकुलर एज रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डालेंगे, तो वहाँ से उनकी वल्नरेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, बिकॉज माइंडसेट के ऊपर और आपके ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी डाटा जो आपके छोटे बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उसकी डिटेल्स अभी क्लियर नहीं हुई हैं, बट यस ये पूरा आर्टिकल आपका उसी के बारे में बता रहा है, जिसमें भी अगर आप सीधा सीधा देखें तो ये हार्म रिड्यूस करना चाहते हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड, क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न्स जो है वो डाटा की वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा वल्गर, एक्सट्रीम लेवल ऑफ वायलेंस, हर तरीके का कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे से लेके
16 इज नॉट अ मच एज, वहां तक का बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा प्रोन हो रहा है वल्नरेबल चीजों के लिए, ठीक है, जिसमें उसका खुद का माइंडसेट बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहा है। रीजन बीइंग स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल उस चीज के एम्बिट में है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। और इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर आप पढ़ें तो वी विल बी वेलकमिंग अगर ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शनल टाइप हमारे यहाँ पर आता है, लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स हमें देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से आप इसको हैम्पर करते हो, किस तरीके से आप उसको लीगलाइज कर पाएंगे, ठीक है। ये भी वन ऑफ इट्स काइंड है, इसको किस तरीके से प्रैक्टिस में लाया जाएगा, यही इस आर्टिकल की पूरी निचोड़ है कि आप इस मतलब आपने ले तो आए ये आप एक्ट बिल ले आए आप, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकल लेवल पे किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे वो देखना रहेगा, अभी वो चीज़ कंसर्निंग है, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे लिए आज की न्यूज़पेपर में लास्ट आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू क्यूबा, ठीक है। तो कैरेबियन सी आपको पता है गल्फ ऑफ मेक्सिको के नीचे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कैरेबियन आइलैंड्स है, जिसको वेस्ट इंडीज भी बोल दिया जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं आपके, ठीक है। वहाँ पर आपकी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, चाहे अल सल्वाडोर हो, क्यूबा हो, हैती हो, ये सारी की सारी कंट्रीज़ आपको आज एक बार एटलस पे देख लेनी है, ठीक है। इनकी लोकेशंस मार्क कर लेना। इशू क्या है, सेम है जैसे हमने पढ़ा था कि आपकी सेंगल से जो आपके फ्रांस की तरफ लोग जा रहे थे यूरोप की तरफ, सिमिलरली यहाँ पर कहा गया है कि क्यूबा से यूएसए की तरफ बहुत सारे लोग हर साल जो है नाव में निकलते हैं, मतलब दे गो थ्रू बोट्स, इलीगल माइग्रेशन करने की कोशिश करते हैं फ्लोरिडा कोस्ट की तरफ, बट एनी हाउ कुछ ही वहां तक पहुंच पाते हैं, बाकी किसी का अता पता भी नहीं होता है। दे आर सेइंग कि अफ्रीकन कोस्ट के आसपास जब इस तरीके की माइग्रेशन होती है तो वहाँ पर एनजीओज वगैरह आ जाते हैं, वहाँ पर रेस्क्यू फिर भी हो जाता है, बट यहाँ पर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये पूरी केस स्टडी उस चीज़ के बारे में है। यहाँ पर आपके लिए इलीगल माइग्रेशन, ये पूरा का पूरा रूट, यहाँ से रिलेटेड टेक्टोनिक प्लेट्स, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की लोकेशंस, इन पूरी कैरेबियन ग्रुप ऑफ आइलैंड के आसपास का जितना भी आपका ज्योग्राफिकल पोर्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आज आपको एक बार अपने एटलस से ज़रूर देख लेना है, ठीक है। देखिए जो भी जगह न्यूज़ में आ रही है, जो भी चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं, चाहे वो केन बेतवा है, चाहे पोलावरम प्रोजेक्ट है गोदावरी कृष्णा लिंकिंग से रिलेटेड, या फिर आपका क्यूबा वाला हो गया, वट एवर इट इज़ इन न्यूज़, आपको ध्यान से एक बार ये देख लेना है कि वो एटलस पे कहाँ लाई कर रहा है और क्या क्या प्रोबेबल चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जितना आप रिलेट करके पढ़े